बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं बिकॉज के ये आने वाले 2 दिन स्पेसिफिकली और ये पूरा वीक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सा है वो है बिकॉज के बहुत सी न्यूज़ ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं और करेंगी। वो पॉजिटिव साइड पे करेंगी या नेगेटिव साइड पे, ये उन न्यूज़ पे डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपनी स्ट्रेटजी जो सी है वो बनानी है। और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो आज है तो वीकेंड की वीडियो, लेकिन एक्चुअल जो न्यूज़ आनी है वो कल है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी की है। तो उसके बाद फिर जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी जो सी है वो आप जो सा है वो बना सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यही टाइम होता है जब आपको आइडिया होता है कि यार कुछ चीज़ें तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और वो होनी है। तो उसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं कि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डैट वो चीज़ें होती हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, और अगर उससे कुछ बेहतरी हो सकती है तो उस सूरत हाल में आपने क्या करना है। क्योंकि मार्केट बहुत सी चीज़ों को न्यूज़ आने से पहले डिस्काउंट कर लेती है, और ख़ास तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। तो ये चीज़ें प्लस कौन से स्टॉक्स हैं जिनको कल स्पेसिफिकली सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को हम फोकस कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा सेफ़ हैं, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंक्रीज़ आता है वो डायरेक्टली उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं डालता। तो उनमें थोड़ा सा आप प्ले कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे उनमें जो कि ऑलरेडी अच्छे रेट पे अवेलेबल हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आज डिस्कस कर लेते हैं। बाकी फ़र्दर जो है कल मॉनेटरी पॉलिसी जब आएगी तो उसके बाद डेफिनेटली उसको फिर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो मार्केट देखें, मार्केट ऑलरेडी अगर देखें तो इस वक्त प्रेडिक्ट करिए, आप सबको ही पता होगा कि 100 to 200 बेसिस पॉइंट जो हैं वो इंक्रीज़ होने हैं कल मॉनेटरी पॉलिसी में, और मोस्ट प्रॉब्ली मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट क्लोजिंग के बाद ही अनाउंस होती है। सो उसका असल इम्पैक्ट जो सा आएगा वो आएगा ट्यूसडे को। बट जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी होती है उस दिन भी बहुत सी र्यूमर्स मार्केट में समटाइम स्टार्ट होती हैं, और जो आप ये 100 to 200 बेसिस पॉइंट का एक प्रडिक्शन दे रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें कल आप देखेंगे वो डिस्कशन में आएंगी, तो उसके ऊपर भी मार्केट अपने एक जो सा है वो मूवमेंट जो सी है वो करती है ड्यूरिंग द होल ट्रेडिंग सेशन। इसमें अब देखें जनरली ये भी क्योंकि रिसेंट मंथ्स में, रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट बढ़ा और बड़ा एग्रेसिवली भी इंक्रीज़ हुआ। तो हम सबको समहाउ पता है कि कौन से सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, कौन से सेक्टर पे चंद पे जिस पे इसका इम्पैक्ट उस तरह नेगेटिव नहीं होता बल्कि पॉजिटिव आता है या न्यूट्रल रहता है। तो उसमें ज़्यादा लंबी डिटेल में जाने से बेहतर है कि हम उन स्टॉक्स को फोकस कर लें जो कि इस वक्त बहुत ही अच्छे रेटों पर हैं, और एट द सेम टाइम इस इंक्रीज़ का कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी उन पे नहीं आता। तो वो ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अच्छी स्ट्रेटजी जो सी है वो बन जाएगी। एट द सेम टाइम बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, हम सबको पता है कि उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव नहीं है। इसी तरह ईएनपी सेक्टर पे, आईटी सेक्टर भी सम हो जो है वो इससे थोड़ा सा इम्यून होता है, लेकिन बाकी तमाम सेक्टर्स में जो है इसका इफ़ेक्ट आता है। और वैसे भी जिन कंपनीज़ का भी हर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में उठा ले जिनका बैंक के साथ एक्सपोजर ज़्यादा है, वो उनको डेफिनेटली इसका जो सा ना वो इफ़ेक्ट फिर डायरेक्टली जो सा है वो पड़ता है। तो अभी के लिए देखें जो इस वक्त सूरत हाल है हमारी मार्केट की, वो 100 to 200 बेसिस पॉइंट अगर आप कंसिडर कर रहे थे तो उसमें से 100 पॉइंट का तो इजीली वो डिस्काउंट कर चुकी है। इवन 150 का अगर आप मार्केट के इस वक्त जो मूड देखें तो मींस कि अगर 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज़ होता है तो मेरा ख्याल है कि मार्केट जो है वो अपने आप को रिकवर कर जाएगी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने, अगर आप देखें, रिसेंट डेज़ में डिप लिया है। हाँ, अगर ये बिल्कुल हाई साइड पे जाता है, यानी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं 100 to 200 या 200 बेसिस पॉइंट बढ़ता है, तो भी मार्केट ने प्रेडिक्ट तो किया होगा, लेकिन डेफिनेटली उसमें फिर एक डिप आप जो है ना वो ज़रूर देखेंगे। क्योंकि इतना एग्रेसिव रेट जब इंक्रीज़ होता है तो उसके अगेंस्ट कोई बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ अगर आ जाए तो तभी उसका इफ़ेक्ट सेट असाइड होता है, अदरवाइज़ उसका एक इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली आता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो एक मेजर फैक्टर है जो कि मार्केट को ड्राइव करता है, बट एट द सेम टाइम इस वक्त जो आईएमएफ के साथ हमारा एक सिनेरियो चल रहा है, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन सकती है कि अगर उनके साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो हमारे रिवाइव होते हैं और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो देन उसमें जो है ना फर्दर जो है वो मार्केट को थोड़ा सा आने वाले दिनों में एक सपोर्ट मिल सकती है। और आईएमएफ की न्यूज़ के साथ फिर क्या फर्दर उनकी जो सी कंडीशंस हैं उसके लिए हम कौन सी मेजर्स लेते हैं, वो तमाम चीज़ें, उसका कितना इम्पेक्ट आता है इन्फ्लेशन के ऊपर, गैस प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस,
ये किस तरफ जाती हैं, डॉलर का रेट जो है वो कहाँ पे जाता है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि डायरेक्टली मार्केट को अफेक्ट करती हैं, और ये आने वाले दिनों में ही इनके ऊपर डिसीजंस भी होने हैं, इनके बारे में कुछ कंफर्मेशन भी आनी है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सो अगेन ये वीक इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल भी, और ख़ास तौर पे कल के 2 दिन जो से हैं, कल और परसों, ये स्पेसिफ़िकली मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी। बाकी पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें आप सबके सामने, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर कोई इस वक्त कोई वायलेंस या कोई बहुत ही ख़राब सूरत हाल जो सी है कोई इस तरह की बन सकती है चीज़ें। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू भी निकल गया है, देखें असम्बलियाँ टूट गई, उसके बाद भी चीज़ें सम हाउ मैनेज होके चल रही हैं, तो इसी तरह ऑन एंड ऑफ स्टेटस को में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके चीज़ें अल्टीमेटली मेरा ख्याल है इलेक्शन की तरफ जाएंगी, और कोई सूरत हाल ज़्यादा ख़राब या इंस्टेबिलिटी की तरफ जो है ना वो नहीं जाएंगी, और दुआ भी हमारी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टॉक्स को हम डिस्कस करते रहते हैं, और मेरी पिछली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं जो स्टॉक्स इसमें नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि मोर और लेस वो उन्हीं रेंज में जो है वो मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए वही स्ट्रेटजी है, और उनको हम आने वाले दिनों में कल परसों की वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे। ये जो स्टॉक मैंने मेंशन किए हैं स्पेसिफिकली, इनको आज मेंशन करने का मकसद ये था कि थोड़ा सा इस पर अपडेट हो जाए, और ख़ास तौर पर कल के लिए कुछ स्टॉक्स उन लेवल्स पर हैं कि जहाँ पे हमारे लिए कुछ में अपॉर्चुनिटी है, कुछ में हम थोड़ा सा उनको इस वक्त जो सा डिप पे टारगेट कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इसी वीक में जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करेगी या रिकवरी देगी, तो एक गेन जो सा शॉर्ट टर्म हम उसमें से कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम ये वो स्टॉक हैं सारे ही जो कि फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, और इनको आप अगर अपने पोर्टफोलियो में जो प्रेजेंट प्राइस या जो हम प्राइस डिस्कस करेंगे जहाँ पे बाय करना इस वक्त बनता है या टारगेट करना है हमने, तो वहाँ पे अगर आप करते हैं तो वो एक मिनिमम रिस्क के साथ एक अच्छा गेन आपको शॉर्ट टर्म में दे जाएंगे। उसमें सबसे पहले है पाकिस्तान ऑक्सीजन, पाक ऑक्सी। इसको मैंने कोई हफ़्ता पहले 1.5 हफ़्ता पहले डिस्कस किया था, और ये जब भी तकरीबन जैन का महीना आता है तो तब मैं इसको टारगेट करता हूँ, और रीज़न बीइंग कि ये हमेशा अपने एनुअल क्लोजिंग पे जो कि दिसंबर क्लोजिंग है वहाँ पे एक बोनस देता है, अच्छा पे आउट देता है हिस्टोरिकली, और प्लस ये साथ तकरीबन आप कह लें मिनिमम 30 से 35 रुपए की एक रैली भी देता है आपको। अगर आप इसका जो प्रेजेंट रेट है 140 भी लगाएं, तो यहाँ से इजीली आप इसको जो सा 30 रुपीज़ की जो सी है 30 पॉइंट्स का गेन जो सा है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई स्टॉक आप में हाई प्रोबेबिलिटी के साथ प्रेजेंट सिनेरियो में विद इन 2 मंथ्स आपको तकरीबन एक इस लेवल का गेन देता है, प्लस एक अच्छा पे आउट भी देता है, उसमें पूरा पोटेंशियल है कि उस पे आउट देने के बाद वो अपनी प्राइस को भी रिकवर करता है, तो मेरा ख्याल है कि उसको ज़रूर थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए। तो पाक ऑक्सीजन को आज दोबारा मेंशन करने का मकसद ये है कि इसको जब मैंने तकरीबन 1.5 हफ़्ता पहले मेंशन किया था, आपको याद होगा तब भी इसकी प्राइस 140 थी। इस पूरे सिनेरियो में मार्केट ने तकरीबन 2000 से ज़्यादा पॉइंट की जो है वो करेक्शन ले ली, लेकिन इसकी प्राइस अभी भी अगर आप देखें तो वो तकरीबन 139 140 पे ही जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो ये जो सा स्टॉक है एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल भी, अगर अपनी प्राइस देखें तो उसको मेंटेन करता है, प्लस लो वॉल्यूम है, साइड आइटम है, मार्केट अगर डिप लेती है तो ये बहुत ज़्यादा इसमें वॉलेटिलिटी नहीं आती। एट द सेम टाइम जो इसकी प्राइस है, ये प्राइस जो सी है 130 to 140, ये बड़ी सिक्योर प्राइस है। सो इसको आप टारगेट कर लें कि 140 से नीचे जहाँ पे भी मिलता है, तो इसको 2 गो में स्ट्रेटजी में आपको वो बता रहा हूँ जिसमें आप डेफिनेटली इसमें से गेन करके जो है निकलेंगे आने वाले सिर्फ 1 से 1.5 माह में, अगर आप इसको टारगेट कर लें तो उसमें आप इसको टारगेट इस तरह कर लें कि कल डिप में अगर 139 138 137 इस रेंज में जहाँ पे भी मिलता है 500 वहाँ पे बाय करें, अगर आपने 1000 प्लान किया हुआ है, और बाकी 500 का कैश आप सिक्योर कर लें कि अगर कल मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 135 से नीचे जा सकता है, तो वहाँ पे फिर आप इसको टारगेट करके फिर 500 आप वहाँ पे बाय करेंगे। बट अब इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है कि अगर हम समझते हैं कि 135 से नीचे जा सकता है तो हम पूरी क्वांटिटी वहीं पे क्यों ना टारगेट करें। तो देखें उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉक 135 से नीचे जाए, हो सकता है कि सिचुएशन कुछ बेहतर हो तो ये 135 से नीचे जाने के बजाय 140 से ऊपर की तरफ चला जाए, तो आपसे मिस हो जाए। सो आप एक एंट्री तो इसमें जो सा है वो आप ले सकते हैं, और बाकी आप जो सा है वो अपना कैश क्यों रखें फॉर फर्दर एवरेज।
उसके बाद आ जाए दूसरा है जी मिचेल्स। मिचेल्स को मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और तब भी अगर आप देखें तो मार्केट ने तकरीबन जो है वो 400 से ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और ये दोबारा यही टारगेट किया था कि जब भी 85 के पास आए या उससे नीचे जाए आपने फ़ौरन इसको टारगेट कर लेना, क्योंकि अब ये वहाँ से फ़ौरन जो है बाउंस बैक करता है। जबकि याद है आपको इनिशियली जब इसको टारगेट किया था तो ये 72, 73, 74 इसके पास वहाँ से इसने जो है एक रैली बनाई थी और रिसेंटली भी ये 80 ब्रेक करके फिर नीचे चला जाता था। बट अब रिसेंट जितने भी डिप आए हैं आप लास्ट 2-3 वीक्स में देखें तो उसमें ये 85 से फ़ौरन जो है ना 80 to 85 के दरमियान आता है, वहाँ से फिर बाउंस बैक करता है। सो इसको अगेन जिन दोस्तों ने अगर इसको हाई साइड पे बाय किया हुआ एवरेज करना चाहते हैं तो इस वक्त ये 86.54 पे है। और अगर आप इसको 85 से नीचे अगर आपको मिलता है कल तो वहाँ पे आप इसमें बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिकवर करेगी तो ये बड़ी जल्दी आपको 95 से ऊपर की प्राइस दे देगा, तो एटलीस्ट उस क्वांटिटी की तो आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं। ओवरऑल इसको हमने टारगेट किया हुआ 3 to 6 मंथ होल्डिंग के साथ, और इंशाल्लाह ताला इसकी वो जो पोटेंशियल है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करते रहेंगे कि यहाँ से हम इसमें एक बहुत ज़बरदस्त जो है गेन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएं जी प्रेमा। प्रेमा को भी आपको याद होगा कि इसको टारगेट किया था जब ये 17 के पास था, तो यही था कि 17 से नीचे आपने इसको टारगेट करना है। और उसके बाद आप देखें इसने भी बड़ा स्ट्रांगली जो सा है अपनी प्राइस को होल्ड किया और मार्केट ने तकरीबन 2000 से ज़्यादा का डिप लिया है। और ये इस वक्त तकरीबन उस वक्त 17 के पास था और टारगेट अपने 17 से नीचे ही किया हुआ था और अभी भी ये तकरीबन 16 पे इस पर एग्जैक्टली क्लोजिंग है। सो प्रेमा जिन्होंने तो 16 to 17 के दरमियान बाय किया है वो होल्ड करें। जो अगर कोई चाहते हैं ऐसा स्टॉक जो कि इस वक्त मिनिमम रिस्क के साथ एक अच्छा गेन दे दे, 4-5 रुपये का गेन आपको इन कमिंग वीक्स, तो वो प्रीमा को बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, ब्रांड का आप सबको पता है, प्रोडक्ट्स का भी आप सबको पता होगा। तो उस लिहाज से देखें तो ये 16 पे बेहतरीन प्राइस है। 16 से नीचे अगर फर्दर मिलता है तो और बेहतर है, वहाँ पे इसको बाय करेंगे। तो 20 का आप इसको इमीडिएटली टारगेट जो है वो कर सकते हैं और 20 इसके लिए एक ईजी टारगेट है। जस्ट मार्केट की थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो सी है वो चाहिए। उसके बाद जी आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए। उसमें सिस्टम्स अगर आप लास्ट ईयर की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन आईटी स्टॉक के ये तकरीबन 300 से भी नीचे ट्रेड करा था। वहाँ से अगर आप देखें तो ये तकरीबन 500 से ऊपर तक का इसने जो है वो गेन दी है। तो जिन दोस्तों ने भी 300 to 400 की रेंज में बाय किया या 400 के आसपास बाय किया और 500 पे प्रॉफिट टेकिंग की, जो कि सजेस्ट भी की थी, डिस्कस भी किया था, स्टॉप लॉस भी आप सबको पता है इसका डिस्कस किया था, तो उनके लिए वही जो अमाउंट है रादर कि आप किसी और स्टॉक में जाएं वो आप सिस्टम को ही टारगेट करें। ये ऐसा स्टॉक है जो आने वाले दिनों में आपको 600 की प्राइस भी देगा इसी साल, और इससे आगे की भी इसमें पोटेंशियल है डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट किस तरह का बिहेव करती है। सो सिस्टम अभी के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था 480 से जब नीचे आए तो वहाँ पर आपने इसकी बाइंग स्टार्ट करनी है। और बाइंग वोलेटाइल मार्केट में कोई भी स्टॉक हो उसकी वन गो में नहीं करनी। इस तरह सिस्टम है इसके, तो आई थिंक जो लॉट है वो 100 की लॉट पे आप बाय कर सकते हैं। सो इसको अगर आपने 1000 बाय करना है तो 200 करके आप 470 पे, इस तरह 460, 450 अगर इस तरह नीचे आता है तो हर 10-15 रुपये के डिप के ऊपर जो है आप इसको इस तरह बाय कर सकते हैं। या आप इस तरह कर सकते हैं कि आप एक रेंज बना लें कि 480 to 450 के दरमियान आपने 500 बाय करना है, और अगर किसी वजह से 450 से नीचे आता है तो वहाँ पे आपने 500 बाय करना है। तो दोनों सूरतों में ये वो स्टॉक है जो कि यहाँ से जब बाउंस बैक करेगा तो इमीडिएटली दोबारा आपको 500 प्लस की प्राइस जो है वो दे जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं एवेंसियन। एवेंसियन का भी रिसेंटली 19 जनवरी को जो है एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है कि $multi-million प्रोजेक्ट जो है इनको मिला है। तो एवेंसियन ओवरऑल बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। उसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन अगर आप पूरे साल की PSX में से डाटा निकाल के देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। ओवरऑल उनकी जो इस वक्त EPS जा रही है वो ज़बरदस्त जा रही है। उसकी जो सब्सिडरी ऑक्टोपस ग्लोबल उसके प्रोजेक्ट्स देख लें तो एवेंसियन किसी सूरत भी जिन रेट्स पर है इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे आप इसको जो है वो बाइक जो भी करेगा और थोड़ा सा वेट करेगा तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त गेन दे के जाएगा। 100 प्लस का आप इजी टारगेट कर सकते हैं बिफोर रिज़ल्ट।
बट जिस वक्त जो इसकी प्रेजेंट प्राइस है उससे अगर आप 100 का टारगेट भी करें तो वो भी आपका देखें तो मोर देन 50% का जो सा है वो गेन जो सा है वो बनता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी इसका रिज़ल्ट अनाउंसमेंट मोस्ट प्रॉब्ली एंड ऑफ फेब या मार्च में कहीं जाकर होगी। तो अगर आप यहाँ से देखें तो तकरीबन आप कह सकते हैं 2 माह का टाइम बनता है, 1.5 से 2 माह का। उसके बाद आ जाए जी नेटसोल। नेटसोल ने लास्ट ईयर हमें एक अच्छा गेन दिया, एक अच्छी रैली बनाई इसने। तकरीबन 82-83 के पास हमने इनिशियली इसको टारगेट किया था, वहाँ से इसने 123 तक का एक रैली बनाई थी और फिर काफ़ी अर्सा ये 105 टू 115 के दरमियान जो सा ट्रेड करता और काफ़ी अरसे के बाद जो सा है इसने इतना बड़ा डिप जो सा है वो लिया और इतनी ज़्यादा कलेक्शन ली कि ये जो सा है इसने जो सा है 80 को भी ब्रेक किया। तो नेटसोल भी ओवरऑल जिन दोस्तों ने भी वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टॉक जिसको उन्होंने 85 से नीचे जो सा टारगेट किया था और वहाँ से फिर उन्होंने गेन किया, और अगर उन्होंने प्रॉफिटिंग 100 प्लस पे की या 110 प्लस पे की या 120 के पास की तो जहाँ पे भी की जो भी गेन किया वही स्टॉक उनको दोबारा जो सा है वो अपनी जो इनिशियल टारगेट या बाइंग प्राइस थी वहाँ से भी नीचे मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें रिज़ल्ट वाइज प्रॉस्पेक्ट्स वाइज तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो नेट सोल को भी आप इन रेट्स पर दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। अगर हाई साइड पे कोई बाइंग की हुई है तो यहाँ पे एवरेज करें, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बेहतर होगी ये इमीडिएटली आपको बड़े ज़बरदस्त जो है वो गेंद दे के जाएगा। फर्दर इसमें भी आप देखिएगा इस ईयर में एक TRG लाइक रैली आप देखेंगे, बट डेफिनेटली एक राइट टाइम का एक मार्केट स्टेबिलिटी का थोड़ा सा वेट है। जैसी चीज़ें बेहतर होंगी आप नेट सोल में एक बड़ी वर्टिकल रैली जो है वो देख सकते हैं। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि इसको आप जो है डिप पे टारगेट करें। उसके बाद आ जाए ज़रा ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ। सबसे पहले OGDC को जब हम डिस्कस करते हैं तो ओवरऑल एक ही स्ट्रेटजी बनती है पूरे E&P सेक्टर के लिए, जिसमें तकरीबन 4 स्टॉक हैं, मारी, POL, PPL और OGDC। तो OGDC ने रिसेंट वीक्स में बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई, 72-73 पे था जब, तो वहाँ से स्ट्रेट अवे 89 तक की इसने एक रैली बनाई और वहाँ से फिर इसने डिप लिया। तो अभी ये तकरीबन 79.26 पे इसने जो है वो क्लोज़ दिया है फ्राइडे को। सो OGDC को अगेन जो है आप बिल्कुल कल डिप पे टारगेट कर सकते हैं। इसको टारगेट करने का कल इसलिए भी थोड़ा सा सजेस्टेड है कि ये वो सेक्टर है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ होता है वो इतना इस पर इफ़ेक्ट नहीं करता नेगेटिवली। प्लस ओवरऑल भी OGDC जो है इसके जो हम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट डिस्कस कर चुके हैं आने वाले महीनों में, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आपको 76-75 के पास दोबारा मिले तो वहाँ पे तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। इवन जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें अगर आपको ये 78 से नीचे मिलता है तो वहाँ पे आप इसको दोबारा आप टारगेट कर सकते हैं। और वही जैसे ही ये 85 से ऊपर जाए तो वहाँ पे फिर या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें सिर्फ, या वहाँ पे जाके आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद है जी अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी का भी अब सबको याद है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक जिसने लास्ट ईयर बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया, ज़बरदस्त ट्रेड्स जो से इतना ज़बरदस्त गेन जो सा है ये चंद स्टॉक ही हैं जिन्होंने लास्ट ईयर में जो सा वो दिया है। अगर आपने प्रॉपरली इसमें जो सा वो एंट्री ली और टाइमली आपने एग्ज़िट लिया हो तो अभी के लिए जब ये 170 पे दोबारा गया था तो हमने ये सजेस्ट किया था कि 165 का स्टॉप लॉस रखें और यहाँ फिर 170 के पास जो सा प्रॉफिट टेकिंग करें। तो दोनों में से जो भी काम आपने किया है और कैश क्योर है तो अब आप इसको दोबारा जो सा है वो कल अगर ये डिप पे जाता है तो टारगेट कर सकते हैं। बट अगेन अगर इसको टारगेट करना है क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर पे एक इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी में अगर इंक्रीज़ जो सा है वो एक सब्सटेंशियल इंक्रीज़ होता है तो एक डिप आ सकता है। तो हमने उस डिप को बेसिकली टारगेट करना है। वो डिप अगर कल आता है तो आप कल इसको थोड़ा सा बाय कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर है कि अगर ट्यूसडे को हम इसको टारगेट करें। बट एट द सेम टाइम इसमें सिचुएशन ये है कि अगर तो मार्केट सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ जो है वो स्टेट बैंक करता है तो मेरा ख्याल है कि मार्केट जो है वो एक अच्छी रिकवरी जो है वो दे सकती है। तो अटक रिफाइनरी को आप जो है वो कल डिप पे एक फर्स्ट जो सी है बाइंग आप कर सकते हैं और फर्दर जो सी बाइंग है आप क्योंकि आपने स्प्लिट करके बाइंग करनी है तो वो आप फर्दर जो सी है फिर ट्यूसडे को टारगेट कर सकते हैं।
उसके बाद है जी हपको। हपको की तो ओवरऑल प्राइस 165 के पास, 64 63 के पास मिले तो भी बेस्ट प्राइस है, 60 से नीचे मिले तो अगेन ये और बेहतर प्राइस है जहाँ पे आप इसको एवरेज कर सकते हैं, बिकॉज कि स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, पे आउट के लिए है, बहुत अच्छा पे आउट देता है हर साल। और जो इसकी प्रेजेंट प्राइस है यहाँ से तो एक अच्छा कैपिटल गेन भी जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले महीनों में। सो हपको को आप इजीली बिलो 60 जो है किसी भी रेट पे आप जितना डिप पे मिले वहाँ पे आप बिला झिझक जो है इसको एवरेज कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद ओवरऑल हम डिस्कस कर लेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद ट्यूसडे की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लेकिन कल के लिए किसी किस्म की हैवी बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, जिन स्टॉक्स में आपने रिसेंट वीक में बाइंग की है और आपको थोड़ा सा भी गेन मिल रहा है, वो चाहे 1% हो, चाहे 2% हो, या इवन ब्रेक इवन भी हो, तो कल आप उसको वहाँ पर जो है एक प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं। तो फिर ये है कि जैसे ही आने वाले दिनों में मज़ीद डिप मिलेगा तो वहाँ पर आप उसको दोबारा बायबैक कर सकते हैं। तो बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या सूरत हाल होती है और क्या अनाउंसमेंट होती है स्टेट बैंक की तरफ से, उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।